हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नया क्वेश्चन क्या होता है जब, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किए थे, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ढूंढे हैं और जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके मतलब किसी भी ईयर में तो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की वापस से रिपीट होने की संभावना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि ईजी बहुत होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे भागते हैं क्योंकि उसमें खुद ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसीलिए चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको देख लीजिए। हो सकता है कि इनमें से कोई आपके सेट में फंस जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ इसके अलावा भी और भी बहुत सारा है क्वेश्चन। एक्चुअली एक वीडियो में कितना लेकर आऊँ, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं और क्या होता है जब वाले क्वेश्चंस लेकर आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, रिएक्शंस जो है वो लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये वाला देख लेते हैं। पहला हमारा है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है या फिर क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्लोरोबेंजीन बहुत ज़्यादा इजी है। बेंजीन में क्लोरीन को जोड़ दिया है, क्लोरोबेंजीन बन गया, ये आपको पता ही है। थोड़ा सा सर्दी है मुझे, हो गई है मौसम की वजह से, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उसको। तो क्लोरोबेंजीन है, उसकी हमने NaOH के साथ क्या कराया, इसका जल अपघटन कराया। तो फिर क्या हुआ, NaOH के साथ जब कराएंगे तो H जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बना के, मतलब Cl के साथ जुड़ के HCl अलग हो जाएगा और हमारा ONA यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। ONA यहाँ जुड़ जाएगा और ये Cl जो है वो H के साथ जुड़ के इधर निकल जाएगा, HCl। तो हमारा ये क्या बनेगा फिर, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं इसको। जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, NaO यहाँ पे ONA जुड़ जाएगा और Cl जो है HCl के साथ बाहर आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम Mg से क्रिया होती है जब, तो क्या होता है, क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, या फिर क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। तो फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं कि क्या होगा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ब्रोमोबेंजीन मतलब क्या, एक बेंजीन बना के उसमें Br मतलब ब्रोमीन को जोड़ देंगे तो Br जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। इसकी हमको Mg से इसकी क्रिया करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे शुष्क ईथर लिख देना है, यहाँ पे Mg की क्रिया करा रहे हैं तो MgBr बन जाएगा। Mg जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके और हमारा क्या बनाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बनाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत ईजी है बट देखने में बस थोड़ा टफ लगता है, तो आपको घबराना नहीं है, सोचना है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन बना दिया, अभिक्रिया Mg से करा दी, शुष्क ईथर यहाँ करा दिया, तो भाई Mg यहाँ जुड़ जाएगा और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। जब क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो एथिल ब्रोमाइड क्या होगा, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की क्रिया किससे कराए हैं, सोडियम एथॉक्साइड NaOC2H5। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारा ये C2H5O C2H5 जुड़ जाएगा और NaBr अलग हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, देखने बस आप जैसे ही उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एथिल ब्रोमाइड बहुत ईजी है, C2H5Br, और उसके बाद सोडियम एथॉक्साइड NaOC2H5, तो यहाँ पे C2H5O C2H5 जुड़ जाएगा और NaBr अलग हो जाएगा। मतलब ये बहुत इजी रिएक्शंस है जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इट मे भी पॉसिबल कि रिपीट कर दे। तो भगवान से दुआ करिए कि ये आपके में फंस जाए। नेक्स्ट हमारा है, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br, जो कि हमने पहले देखा। एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br, उसकी क्रिया हमें किससे करानी है, सिल्वर एसीटेट से, CH3COOAG किससे करानी है हमें इसकी अभिक्रिया, CH3COOAG सिल्वर एसीटेट से हम इसकी जब क्रिया कराते हैं। पहले तो आपको उसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तब जाके आपके ये समीकरण बनेंगे। तो ये याद रखिए कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र याद रखना वैसे बहुत मुश्किल नहीं होता है। ऑब्वियसली सिल्वर एसीटेट है तो CH3COOAG इसका होगा। तो ये हमारा हो गया एथिल ब्रोमाइड
क्लोराइड के साथ इसकी क्या अभिक्रिया करानी है, तो सीधे सीधे दिख रहा है भाई कि AgBr हमारा अलग हो जाएगा, एस्टर अलग हो जाएगा, इसमें से AgBr अलग हो गया। अब बचा क्या हमारे पास CH3COO क्या बचा, CH3COO मतलब एथिल एसीटेट हमारा बच गया। तो ये हमारा मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सारे इजी हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, डाई एथिल ईथर को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है भाई सॉरी, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5 क्या होता है, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर है जिसकी प्रयोगशाला विधि भी हम पढ़ चुके हैं पहले। इसको क्या करना है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, क्या फॉस्फोरस PCl3 पेंटाक्लोराइड मतलब 5 क्लोराइड जुड़े हैं, क्या पेंटा मतलब 5 क्लोराइड यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ हमारे जुड़े हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो हमारा होगा C2H5, ये एक Cl जो है वो यहाँ पे आके C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, और 2 हमने इसलिए आगे लगाया है क्योंकि 2 C2H5 है हमारे, ठीक है, और ये दोनों Cl यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा हमारा O एक बच गया बस, ठीक है, O बचा ना, बाकी सब तो हमने निकाल लिया। O जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ये दोनों निकल चुके हैं, तो POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिल, O जुड़ गया तो क्लोराइड हो गया, ठीक है, और ये हमारा C2H5Cl एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड हमारा ये हमें मिल जाता है। 2 हमने लगाया है बैलेंस करने के लिए क्योंकि C2H5 2 है और Cl भी हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ी, रिएक्शंस पढ़े, जो क्या होता है जब मैं आपके दिए हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में ये सारे, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करा दूँ। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो मेरा समझाया हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपके लिए और भी मतलब इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है बहुत सारे जो क्या होता है जब वाले में पूछे जाते हैं, तो मैं मतलब वो भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए ला सकूँ, और इसके बाद की 1-2 और सीरीज़ में आपको कम से कम 20-25 तो आप करके जाए रिएक्शन, ये मेरा मानना है। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर मतलब और वीडियोस में लाऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है भाई। और इसमें से हो सकता है कि किसी को ऑब्वियसली 4-5-7 सेट, इतने सारे सेट्स बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो किसी न किसी सेट में तो फंस ही जाएगा। और मतलब फिजिक्स का पेपर इतना ज़्यादा टफ दिया था, सभी के लिए ही टफ था, तो हो सकता है केमिस्ट्री में क्या करेगा कोई नहीं जानता है, तो पढ़ के तो आपको पूरा ही जाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक को समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।